अभी रात के 9 बज रहे थे और मैं सबके खाने के बाद रखे हुए जूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैंने छत पर से कपड़े ही नहीं लाई। मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ धोकर छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े उठाए और छत पर बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई। मुझे लगा कि मेरी ननद इस अंधेरे कमरे में किसी से बातें कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे मुझे उन्हें फैलाना था, इसीलिए मैंने लाइट ऑन कर दिए। लाइट ऑन करते ही उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? उसने बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरी दोस्त का फ़ोन था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आकर बातें कर रही थी। उसने नज़रें चुराते हुए और थोड़ी सी डरी सी बोली। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। 3 दिन बाद ही मेरे देवर सुरेश की शादी थी। घर में कोई भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की हमारी जात की नहीं थी। नेहा उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ सुरेश और ज्योति दोनों पढ़ते थे। सुरेश को वह लड़की बहुत पसंद थी और दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते भी थे। उसके लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर और मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब सुरेश को लगा कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने धमकी दिया कि अगर उसकी शादी नेहा से नहीं हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। मेरे ससुर ने सोचा जवान लड़का है, कहीं सचमुच ही कोई गलत कदम ना उठा ले और घर छोड़कर ना चला जाए, इसीलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। हम सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गए। नेहा बहुत ही खूबसूरत थी। उससे बातचीत करने के बाद मेरे मन में भी हो गया कि वही हमारे घर मेरी देवरानी बनकर आए, और जल्द ही वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई। गृह प्रवेश के वक्त मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है। इसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने से थैले भी हैं। शादी के बाद तो सभी लड़कियां नई नई सामान लेकर आती हैं, ये पुरानी सी 2 थैली लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उसके दोनों थैलों को अपने हाथ में थामे रखा था। मैंने बोला, यह सामान मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका इस तरह से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोच रही थी, क्या मैं इसके थैले को लेकर भाग जाऊंगी? मैं इन पुरानी सी सड़े हुए थैले का भला क्या करूंगी जो ऐसा व्यवहार कर रही है। उसकी शादी के 3 दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो वह उस वक्त कमरे में नहीं थी। तभी अचानक से मेरी नज़र दोनों थैलों पर गई जो कोने में रखी थी। मैंने चुपके से खोला और देखा कि उसमें फटे पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं है, इन कपड़ों को अपने साथ भला क्यों लेकर आई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास चिल्लाकर बोल रही थी, अरे बहू, आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, बनाई हूँ माँ जी। तूने उसे आज कहाँ छुपा कर रख दिया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हें आसपास नहीं देखी तो मैं खुद खाना निकालने के लिए चली गई, पर मुझे कहीं भी रोटियां दिखाई नहीं दी। यह सब सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने बर्तन में रोटियां रखी थी, वह पूरी की पूरी खाली थी। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी ननद वहाँ पर आ गई और बोली, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने सभी रोटियां खा ली। मैंने बोला, क्या इतनी रोटियां दोनों ने मिलकर खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ यह दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले भला कैसे खा सकती हैं। खैर जो भी था, मैंने नौकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटियां बनाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी और मुझे इज्जत भी दिया करती थी। पर
कभी कभी उसके यह व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर देता था। वह बाहर तो कोई काम बता कर जाती, पर जब वो वापस लौटती तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते थे। और कई बार मैंने नोटिस भी किया था कि वह जाते समय भी कई बार थैलों को अपने साथ लेकर ही जाती थी। इधर ज्योति का व्यवहार भी आजकल कुछ अलग ही लगता था। आज फिर से मैं जब छत पर किसी काम से गई तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा लगा कि ज्योति आज फिर से किसी से फोन पर बातें कर रही है। मैं थोड़ा और ऊपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा कि वह कुछ ऐसे बातें कर रही थी जिससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो। वो बोल रही थी, तुम चिंता मत करो, मैं सभी सामान लेकर समय से आ जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी कि आखिर वह किससे ऐसे बातें कर रही है। मैंने सोचा कहीं ज्योति का चक्कर किसी से चल तो नहीं रहा है। आखिर वह किस सामान को लेकर आने की बातें कर रही है और वह कहाँ किसके साथ जाने वाली है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूमे जा रहे थे। अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही है। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया और मेरी धड़कन भी तेज हो गई। मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने बोला, तुम थोड़ा घर पर ध्यान रखा करो। वैसे ज्योति ऐसी वैसी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कब किसी के बातों में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में ही रहता हूँ, मैं क्या क्या देखूंगा, क्या क्या संभालूंगा। मैं बोली, ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो मैंने देखा मेरी देवरानी और ननद दोनों कहीं बाहर से आ रही हैं। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ गई थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दोनों पार्लर गए थे भाभी। मैंने बोला, परसों हम लोग पार्लर गए थे और आज फिर से? इस पर मेरी देवरानी ने बोला, दीदी उस दिन ज्योति सिर्फ हेयर कट के लिए गई थी, पर आज उसे वैक्स करवाना था तो मैंने सोचा उसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने बोला, अच्छा। तभी अचानक मेरी नज़र उनके हाथ पर गए। दोनों ने वही थैला अपने हाथों में पकड़कर रखा हुआ था जो मेरी देवरानी अपने मायके से लाई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई और बोली, मम्मी मुझे खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर जल्दी से किचन में गई और उसके लिए खाना निकालने लगी। मैंने 2 रोटी प्लेट में रखी, सब्जी के लिए पैन का ढक्कन हटाया तो देखकर दंग रह गई। पैन में सब्जी बची हुई ही नहीं थी, जबकि घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था। यह सब देखकर मैं अपना सिर पीट रही थी और मैं सोच रही थी आखिर मेरे पीठ पीछे घर में चल क्या रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कभी सब्जी गायब हो जाती है, कभी रोटी गायब हो जाती है। ज्योति और नेहा दोनों ही की हरकतें भी बहुत अजीब लग रही थी। यह सोचकर तो मेरा पूरा का पूरा दिमाग ही खराब हुआ जा रहा था। मैंने इनडायरेक्टली ही नेहा से पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? उसने जवाब दिया, हाँ दीदी, सब्जी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, इसीलिए मैंने पूरी की पूरी ही सब्जी खा ली और लोगों के लिए बची भी नहीं। हैरानी की तरफ से मैंने उसकी ओर देखा। क्या कोई अकेले सिर्फ सब्जी कैसे खा सकता था? क्या उसे पूरी सब्जी खाने से पहले हम में से किसी का भी ध्यान नहीं आया? उसने किसी के बारे में सोचा नहीं कि लोग कैसे खाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सभी चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर की थी। इसीलिए मैंने सोचा अब मुझे ज्योति और नेहा दोनों पर नज़र रखनी होगी। आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई थी, तब वापस घर लौटने के वक्त वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने नज़र चुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, थोड़ा पैर में दर्द है, बस इसीलिए ऐसे चल रही हूँ। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। जब 2 घंटे के बाद मेरी ननद कॉलेज से वापस घर आई और वह भी नेहा की ही तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो नेहा ने दिया था। अब तो पानी सर के ऊपर से निकल रहा था। मैंने भी गुस्से में चिल्लाया, तुम दोनों सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ
और मेरे पति ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। और अगर कल को उन्हें यह सब बातें पता चलेगी तो वह सोचेंगे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाया है और ना ही निभा पा रही हूँ, घर पर ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है, उन्हें तो आधी से ज़्यादा चीज़ें सुनाई और दिखाई भी नहीं देती, इसीलिए वो घर का कितना ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही समय दर्द हो। इसके अलावा कभी किचन से पूरी की पूरी रोटी गायब हो जाती है तो कभी पूरी की पूरी सब्जी गायब हो जाती है। पूछने पर भी तुम दोनों कोई सही जवाब भी नहीं देती हो। इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही पुराना थैला होता है जो नेहा अपने मायके से लेकर आई थी। आखिर इन सब का चक्कर क्या है। मेरी बातें सुनकर डर के मारे दोनों रोने लगे और घबरा भी रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी की बात का हम क्या जवाब देंगे। ज्योति ने कहा, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैं भी आज जिद पकड़कर ही रखी थी कि मैं आज सच्चाई बुलवा कर ही मानूंगी कि आखिर बात क्या चल रहा है। मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, सारी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में लगभग 2 किलोमीटर आगे गए होंगे कि ज्योति के कहने पर गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। मैंने नेहा से बोला, तुम लोगों ने गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रुकवाई है। तभी ज्योति और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, भाभी आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। जैसे ही मैं अनाथ आश्रम के अंदर गई कि मैंने देखा वहाँ की लड़कियाँ वही कपड़े पहने हुई थी जो नेहा अपने मायके से अपने साथ लाई थी। मैं देखते ही उन कपड़ों को पहचान गई। नेहा ने बोला, दीदी मैं शादी से पहले के सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उस गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं उन सब कपड़ों को भी अपने साथ ही लेकर आ गई थी। फिर ज्योति ने कहा, उस दिन जब आप छत पर आई थी तो इसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ मैं इसी अनाथ आश्रम में दान करती हूँ। दान देने के बाद मैं भूल गई थी कि यह लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्होंने मुझे रात में फ़ोन किया था। उसने आगे बोला, नेहा भाभी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों की मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हो गई थी उसकी वजह यह थी कि यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन इसके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो पाया था तो मैं और भाभी एक दिन रोटी और सब्जी लेकर गए थे। जितने भी लोग इस अनाथ आश्रम से जुड़े हैं सभी अपने घर से बना हुआ कुछ न कुछ लेकर आते रहते हैं। हमने घर में कभी किसी को इसीलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो हमें यह काम करने देंगे कि नहीं देंगे। उनकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान हो गई थी। यह लोग बहुत ही नेक काम कर रहे थे। मैं तो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, गिरस्ते में खोई रहती थी। कभी सेवा की इस रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन आज ज्योति और नेहा की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी थी। तभी मैंने दोनों से पूछा, उस दिन तुम दोनों एक साथ लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही थी। तो उस पर ज्योति ने बोला, भाभी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर आ रहे थे एक कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर कर तेजी से दौड़कर भाग रहे थे कि अचानक से एक पत्थर से हम टकरा गए और हम गिर पड़े। गिरने की वजह से हमारे पैर में काफ़ी चोट आ गई थी। भरी आंखों से मैंने दोनों को देखे जा रही थी। मैंने ठान लिया था कि इस नेक काम में मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। अपनी ज़िंदगी तो हर कोई जीता है। ज़िंदगी का असली मज़ा तो तब है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।